बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से कुछ खबरें सामने आ रही हैं। आपको याद होगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई थी अंडर द सुपरविजन ऑफ चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब, और आकिब जावेद साहब ने पूरी टीम को डिफेंड किया, खुद को डिफेंड किया, और सारे मामला तो उन्होंने कहा कि सब ईजी है, हमारे पे छोड़ दें, आप ईजी हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं, आपकी क्रिकेट बेहतरी की जानिब गामजन है। बहरहाल अब उसमें कुछ कैटेगरीज डिसाइड की गई थी कि आपने रेड बॉल क्रिकेट को प्रमोट करना है, ठीक है, रेड बॉल क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस करना है। रेड बॉल क्रिकेट ही आपकी कोर क्रिकेट होनी चाहिए। इसको खेलेंगे तो ही आपका आगे का सफ़र आसान होगा, अदरवाइज आपकी छुट्टी होने के इम्कान है। अच्छा, अब अपेरेंटली ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी अट्रैक्टिव लग रही हैं, और पता चल रहा है कि बाकी रेड बॉल क्रिकेट को फोकस करवाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब टेस्ट स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों को उनकी कैटेगरी अलग कर दी गई है, रिवायती कैटेगरीज अब खत्म कर दी गई, जो ए बी सी डी होती थी ना, अब और कर देंगी। ट्रैक ए और बी में टेस्ट और वनडे क्रिकेटर्स को शामिल कर दिया, ट्रैक बी और सी में वनडे और टी20 को शामिल कर दिया, ट्रैक सी में सिर्फ टी20 को शामिल किया गया, जबकि ऊपर सबसे ऊपर जो ट्रैक ए है उसमें एक खाली टेस्ट भी उसकी कैटेगरी है। अब इसके पैसे भी डिसाइड कर लिए गए कि कितने पैसे किसको मिलेंगे। उसमें जनाब टेस्ट स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों को माहाना 40 लाख रुपए देने का प्लान है। अभी ये तजवीज़ है, इसमें रद्दबदल हो सकती है, लेकिन हो सकता है, माइट बी पॉसिबल कि यही कंफर्मेशन हो, यही फाइनल चीज़ें हो। अच्छा, अब ए और बी ट्रैक जिसमें टेस्ट और ओडीआई, उनको माहाना 48 से 50 लाख रुपए तक दिए जाने का इम्कान है, ठीक है। 40 लाख टेस्ट वाले हो गए, 48 से 50 लाख ओडीआई और टेस्ट जो दोनों खेलेंगे, अब वो हो गए, जिसमें से चलो लेट से बाबर आजम आ जाते हैं, वो ओडीआई और टेस्ट खेलेंगे, उनको 48 से 50 लाख रुपया माहाना मिलेगा, ठीक है। अच्छा, पहले पीक 60 था, 60 लाख था, वो ए कैटेगरी को मिलता था। अच्छा, और मजे की बात, ए कैटेगरी में हमारा कोई भी क्रिकेटर पिछले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था। ओके, अब टेस्ट और वनडे क्रिकेटर सालाना 5 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा सकेंगे, ये भी उन्होंने बता दिया। वाइट बॉल क्रिकेटर्स के लिए 18 लाख रुपए माहाना तक मुआवजे की तजवीज़ है, यानी कि ओडीआई और टी20 जो कंबाइन खेलेंगे ना, उनको आप जो है वो 18 लाख रुपया उनकी सैलरी होगी, और जो सिर्फ टी20 खेलेंगे उनको 12 से 15 लाख रुपया माहाना देने की तजवीज़ सामने आ गई है, ठीक है। अब देखने को तो ये 12 से 15 लाख है, और ये बड़े घाटे का सौदा है भाई। हारिस रऊफ तो गया, फिर उसके तो जो जितनी भी इनकम थी वो तो गई, सैलरी तो गई, 12 से 15 लाख रुपया सारा। कहाँ 60 लाख रुपया एक कैटेगरी में मिलता था, कहाँ पर अब ये 15-20 लाख रुपया मैक्सिमम। तो ये अपेरेंटली तो ऐसा लग रहा है, जो मेरे और आप जैसे मासूम फैंस हैं ना, वो समझ रहे हैं कि भाई पूरा सही तरह से ना इन्होंने अब चार्ज कर लिया है, और अब इन्होंने कहा कि क्रिकेट बेहतर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हारिस रऊफ खेलेंगे 3 से 4 लीगें, ठीक है, जहां पे वो 60 लाख पहले इधर से कमाते थे, अब वो 1 करोड़ 60 लाख कमाएंगे, क्योंकि उन्होंने ओडीआई भी नहीं खेलना, या शायद खेलना, टेस्ट तो खेलना ही नहीं है ना, तो उन पर कोई जिम्मेदारी ये नहीं होगी। इस पर हम बात करते हैं। साथ ही साथ फीफा के कल 4 मैचेस हुए, उस पर बड़ी बात करना जरूरी है। 10 बजे का इंतजार किया पूरे पाकिस्तान ने, क्योंकि सीजनल फैन है ना, रोनाल्डो का नाम आता है, रोनाल्डो मेरे जैसे फैन ने भी 10 बजे का इंतजार किया। रोनाल्डो की टीम जनाब कॉन्गो से 1-1 से बराबर हो गया, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है, और रोनाल्डो जो है वो खास खुश नहीं नजर आए। सारी सूरत पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब, और साथ साथ अली में ज्वाइन किया। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। पहले थोड़ी सी बात करते हैं क्रिकेट पे। अली तनवीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अली तनवीर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो कमाल चीज कर दी पीसीबी ने कि टेस्ट क्यूब को प्रायोरिटी पे रख दिया है, कि टेस्ट के बगैर अब जिंदगी कोई नहीं है। जिसने अपनी क्रिकेट बचानी है, पैसे कमाने हैं, टेस्ट पे फोकस कर ले, डोमेस्टिक पे फोकस कर ले, जिंदगी सवर जाएगी। क्योंकि टी20 में आपको मिलने से 15 लाख रुपया, टेस्ट खेलेंगे तो 40 लाख रुपया मिलने, क्या कहेंगे? ये तो देखें, एक तरह से इतना बड़ा हवा बना के ये पूरे पाकिस्तान को और पूरे मीडिया को इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया कि हम बड़ा एक रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं। जबकि देखा जाए तो कौन टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहेगा? या आप देखें ना, हमारी टेस्ट रैंकिंग क्या है, उनको पता है हमने कोई वर्ल्ड टेस्ट के लिए ना फाइनल के लिए क्वालिफाई करना है, ना हमने जीतना है, तो कौन खेलेगा? ये तो शाहीन अफरीदी ने कहा था कि हम फाइनल खेलेंगे, कैसी बातें कर रही है तनवीर साहब? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था हम फाइनल की तैयारी करके वो माइंडसेट लेके आए। तो खेलेंगे ना, उनको पता है हमारा पोटेंशियल ही नहीं है, ना हमारे पास प्लेयर्स हैं। आपने तो ये हारिस रऊफ जैसे हीरे, ये शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, इनको तो आपने क्लीन चिट दे दी है, ये कह के कि भाई वो अच्छा है कि वो रेड बॉल में नहीं खेलेंगे। उनको पता है रेड बॉल में खेल के या मैं वहां इतनी ख्वारी करके पूरे महीने में कितने पैसे बना लूंगा। उसी तरह अगर देखा जाए हमारे टेस्ट के कितने होते हैं, मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप मुझे बताएं, एक महीने में हमारे टेस्ट कितने होते हैं? ये पूरे साल के आप टेस्ट देखें तो कोई टेस्ट नहीं है हमारे पास। दो सीरीज की हमारे पास होती है, टेस्ट की सीरीज, या एक टेस्ट होता है या 2 होता है। कोई आप मुझे बताएं, हमारे पास 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज है? ये कोई बड़ी टीम हमारे साथ 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज खेलना चाहती है? कोई नहीं खेलना चाहती। तो ये तो आपने खुद से एक क्लीन चिट दे दी है।
और फिर हम आ जाए कैटेगरीज पे। आपने क्या चेंज किया? जैसे आपने खुद कहा हमारे पास तो ए कैटेगरी में कोई प्लेयर ही नहीं था, या हमारे कोई प्लेयर ऐसा पोटेंशियल ही नहीं है जो ए कैटेगरी में लाए कर सके। तो इसका मतलब है कि आपने खुद ये डिसाइड कर लिया कि भाई कोई भी ए कैटेगरी में लाए नहीं करता, तो आपने कैटेगरी डाउन की, प्लेयर्स के उतने ही पैसे रखे। तो इसमें चेंज क्या आया? और आप ये देखें, इतने फनकार हैं ये कि इन्होंने क्या किया कि जो पैसे देख रहे थे जहां से वो ओडीआई प्लेयर को कम मिल रहे हैं या T20 को कम मिल रहे हैं, तो उसको मैच फीस में एडजस्ट कर दिया, टेस्ट फीस आपकी बढ़ा दी। उसी तरह 7 लाख रुपए ओडीआई के कर लिए, 5 लाख रुपए T20 के कर लिए। तो अच्छा है ना, एक बंदा जो ओडीआई खेलेगा वो 5 लाख रुपए मैच फीस के लेगा, उसी तरह T20 खेलेगा वो 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए यहाँ से ले लेगा, तो उसका तो कोटा पूरा हो जाएगा ना। तो ये तो आपने सीधा सीधा एक क्लीन चिट दे दी है। तो आपने सबको बता दिया कि भाई आपकी प्रायोरिटी जो है वो आप ये खेलें, उसके साथ आपने 2 लीग की इजाजत भी दे दी है। तो आप 2 लीग खेलें, ओडीआई खेलें, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी ना जाएं, फारी भी ना काटें, तो ये आपको आराम से ये मिल जाएगा। तो आप बताएं ना इसमें चेंज क्या हुआ है या रिफॉर्म्स क्या हुए हैं? आपने कहा या बेहतरी की है, तो बेहतरी तो कहीं भी नहीं हुई। तो सिंपल सा है कि आप बेहतर करना ही नहीं चाहते, ना आपकी नीयत है, ना कोई आपका कोई रिफॉर्म की तरफ जाना चाहते। सबसे इसमें अलार्मिंग बात याद आ गई, मैं आपको ये बात डिस्कस करूं। इसमें सबसे जबरदस्त बात यह है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जब दिए जाएंगे तो ये मीडिया के सामने बताए भी नहीं जाएंगे, ना कि पब्लिक किए जाएंगे। जो हम ये रोला करते थे कि यार ये प्लेयर जो है, जो खुद बात की जाती, जिसमें हमने बड़ा अप्रिशिएट भी किया कि परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन होगी, फिटनेस की बेस पे सिलेक्शन होगी, तो हमें कैसे पता चलेगा, मुझे और आपको, हमजा भाई, कैसे पता चलेगा? अहमद सईद साहब इस पे कैसे डिस्कशन करेंगे कि कौन सा प्लेयर यहाँ पे बैठ के वो उसमें कैटेगरी में लाए करता है? तो वो तो कहीं भी नहीं बताएंगे। उनको पता है शादाब खान को आप ए कैटेगरी दे दें, या इसी तरह शाहीन शाह को आप A+ कैटेगरी दे दें, या जो भी आप देना चाहें, तो वो कौन डिसाइड करेगा? सर ये तो हुआ इस वजह से है कि मेरे और आप जैसे लोग यहाँ बैठ के इसके ऊपर बातें करते हैं। ये तो हुआ इस वजह से है कि सहाफी सवाल करते हैं। तो ये देखे ना, तो इसका तो मतलब है कि ये सब ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली एक चीज थी। आगे बड़ा, जितनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया का हवा बनाया कि हम रिफॉर्म करने जा रहे हैं, ये करने चाह रहे हैं। वही बात है कि खाल बदलने से कोई चीज बदल नहीं जाएगी, अंदर वही है, तो सबको पता है। तो ये सबके सामने आ गया ये। बहरहाल जी, बिल्कुल ठीक है। बड़ी मज़े की बात है जो फनकार वर्ड इस्तेमाल किया ना कि ये फनकार लोग हैं, फनकारी खेल गए हैं। बहरहाल आप जो मासूम हमारे जैसे फैंस हैं, अब वो ये समझने से कासिर हैं। मैं तो ये सोच के खुश हो रहा था कि 40 लाख रुपया टेस्ट के एक ये बड़ी अट्रैक्टिव सी चीज़ें हैं, तो सारे के सारे क्रिकेटर्स कहेंगे भाई हमारी रजिस्ट्रेशन कर लो, हमने टेस्ट खेलना है। लेकिन तनोली साहब ने तो सारा चट्टा कट्टा खोल दिया कि ऐसा नहीं है, वो तो टेस्ट मिलने ही 2 हैं टोटल, ठीक है, तो उनकी फीस उतनी बननी है, और जहाँ पे 5 T20 और 3 ODI तो सीरीज होती रहती है। ये सारी सूरत, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। तो अहमद सईद साहब बड़ा खुश थे पहले इसको को देख के, और अब ये सारी सूरत देख के अहमद सईद साहब कह रहे हैं कि नहीं, टेस्ट वाकई जो है ना वो प्रायोरिटी नहीं रही इनकी। एक ब्रेक के बाद स्टेटस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसलों बारे में, जिसमें अब कैटेगरीज नई मुतारिफ करवा दी गई हैं। अहमद सईद साहब, सर टेस्ट क्रिकेट को प्रमोट कर सकते हैं इस मेथड में? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो पूरा मामला एक बना हुआ है यहाँ पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स वाला, अगर हम इसको एक डॉक्यूमेंट के तौर पर असेस करने की कोशिश करें तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, और इसमें बज़ाहिर देखने में ये मालूम हो रहा है कि कोई ऐसा फार्मूला बनाने की कोशिश की गई है कि जिससे ये जो वाइट बॉल की डोमिनेंसी है पाकिस्तान टीम के सिलेक्शन में ये ख़त्म हो। लेकिन एक डॉक्यूमेंट को बना लेना और उसको उसके मुताबिक डिलीवर कर देना, उसके मुताबिक उसके ऊपर अमल दरामद करवा देना, ये 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। माजी में पाकिस्तान क्रिकेट में अगर हम देखें तो बहुत अच्छे फैसले हुए हैं, बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छी तजावीज़, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पर आकिब जावेद साहब जैसा एक बड़ा दिमाग वहाँ बैठा हुआ है, तो तजावीज़ देने में तो ज़ाहिर है कि वो महारत रखते हैं। लेकिन जो उन पर अमल दरामद करने वाला पहलू है उस पर हमेशा से हम जो है थोड़ी कमज़ोरी दिखाते हैं। और ये जो आपने पूरा एक पढ़ के सुनाया इनकी माहाना तनख्वाहों के बारे में, इसमें जो आखिरी लाइन है वो ज़्यादा दिलचस्प है। इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद खिलाड़ी मुख्तलिफ लीग्स खेल कर इजाफी आमदन भी हासिल कर सकेंगे। यार ये नहीं बताना था। इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये जो लूप होल छोड़ दिया है आपने कि एक प्लेयर लीगें खेल के जितने मर्जी पैसे बनाए उसको हम लीग के एनओसी देंगे, तो लीग का एनओसी भी तो पीसीबी ने जारी करना है ना। तो पीसीबी जब तक लीग के एनओसीज को जारी करने का रेगुलेशन नहीं बनाएगा उस वक्त तक इस पूरे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ये जो रेड बॉल को आपने अहमियत देने की बात की, इसका कोई फायदा नहीं होगा। होना ये चाहिए कि इसमें जिन प्लेयर्स को आपने एनओसी देने हैं लीग के, उनसे ये बात करें कि अगर आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थ्रू अपनी क्रिकेट कंटिन्यू रखनी है, एक फ्रीलांसर क्रिकेटर की तरह नहीं खेलना आपने,
आप चाहते हैं कि आपको रिकग्नाइज किया जाए पाकिस्तान के क्रिकेटर के तौर पर, तो फिर आपको कम से कम 8 या 10 फर्स्ट क्लास मैच खेलने पड़ेंगे, उसके बाद आपको लीग का एनओसी मिलेगा। और उसके बाद भी आपको डोमेस्टिक के सीजन में कम से कम 5, चलो कम से कम 4 जो रेड बॉल के मैच हैं वो आपको खेलने पड़ेंगे, उसके बाद आपको एनओसी मिलेगा। तब ये बात जाहिर होगी कि आपने रेड बॉल क्रिकेट को इंपॉर्टेंस दी है, क्योंकि जितने भी पाकिस्तान टीम के नाम हैं, सारे बड़े बड़े नाम, इनको तो साल हो गए हैं, कई साल हो गए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हुए। जब ये लोग डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं जाएंगे तो इससे एक तो ये होगा कि जो आने वाली जनरेशन है वो ये देखेगी कि जो बड़ा प्लेयर है वो अगर रेड बॉल क्रिकेट खेले बगैर इतने पैसे कमा रहा है तो हमारे पास भी तो ये पाथवे है ना, हम भी ये काम कर सकते हैं। तो वो भी जब टीम में आते हैं तो वो उसको फॉलो नहीं करते हैं। इसके अलावा ये होता है कि जो आपकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट होती है डिपार्टमेंटल लेवल्स के ऊपर और रीजनल लेवल के ऊपर, वो मुतासिर होती है। जाहिर है अब एक बॉलर अगर उसको, अब एक 17, 18, 19 साल का एक नौजवान बॉलर, उसको नेट में बाबर आजम को बॉलिंग करने का मौका मिलेगा तो उसकी बॉलिंग में ग्रोथ पैदा होगी ना, उसकी बॉलिंग में नशोनुमा आएगी। लेकिन अगर वो 4-5 साल से क्रिकेट खेल रहा है और उसको वही क्लब के कैरेक्टर मिल रहे हैं, वही रीजन के अंडर 19 के अंडर 21 के कैरेक्टर मिल रहे हैं और उसको कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं मिल रहा, जैसे आप माजी में अगर देखें कौन सा बड़ा कैरेक्टर है जिसने अपने पीक के ऊपर जाकर भी रेड बॉल क्रिकेट या डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना छोड़ दी थी? मेरा ख्याल है कोई भी क्रिकेटर ऐसा नहीं था। कुछ क्रिकेटर आपको पाकिस्तान में ऐसे भी मिल जाएंगे जो आखिरी दम तक अपने उन्हीं क्लबों में जाकर क्रिकेट खेलते रहे जहां से उनके क्रिकेट का सफर शुरू हुआ था 15-16 साल की उम्र में। तो मतलब ये है कि अगर आपने रेड बॉल क्रिकेट को इंपॉर्टेंस देनी है तो वो इंपॉर्टेंस तब जाहिर होगी जब आपके पाथवेज के अंदर, जब आपके डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर ये वाले क्रिकेटर क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। अगर ये नहीं करना तो ये सारा मुसव्वदा जो आपने तैयार किया है, जो सारा पेपर वर्क आपने किया है, ये सारा जीरो हो जाएगा, इसका बिल्कुल कोई फायदा नहीं होगा। और मैं आपको एक बात और बताऊं, ये जो सारा पीसीबी ने एक पूरा प्लान तैयार किया है, मैं फिलहाल ये मानने से बिल्कुल कासिर हूं कि ये प्लेयर्स के साथ डिस्कस नहीं हुआ। ये प्लेयर्स के साथ सारी बातें डिस्कस हुई होंगी। उसकी वजह यह है कि आपको अगर 2-3 साल पहले मैं ले जाऊं पीछे, 2023 के वर्ल्ड कप के अराउंड जो पूरा एक सागा बना हुआ था प्लेयर्स के एजेंट वाला, अब जब तक वो प्लेयर्स के एजेंट्स दरमियान में इन्वॉल्व रहेंगे, उनकी बहुत ज्यादा अहमियत बरकरार रहेगी, उस वक्त तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के फाइनेंशियल रेगुलेशंस के हवाले से उनका मोहताज रहेगा। तो ये जब तक मुसव्वदा पूरा क्रिकेटर से डिस्कस नहीं हुआ होगा उस वक्त तक मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर को बात की होगी, क्योंकि जाहिर है इन्हीं क्रिकेटर्स ने आगे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। आप मसला ये हुआ ना कि आपने जब क्रिकेट बंद की, 6 टीमें की, तो सारा प्लेयर्स का पूल जाया हो गया। तो आपकी इस वक्त ये मजबूरी भी है कि आपने खिलाना इन्हीं को है घूम फिर के, और जब इन्हीं खिलाड़ियों को आपने खिलाना है तो इन खिलाड़ियों को रेड बॉल क्रिकेट खिलाए बगैर आप इस पूरे मुसव्वदे के ऊपर अमल नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। तनोली साहब, सर ये आखिरी लाइन जो नहीं पढ़ के सुनानी थी अब वो उन्होंने बता दी है। अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद खिलाड़ी जो है लीग क्रिकेट खेल के पैसा कमा सकते हैं, तो फिर डेफिनेटली सारों का सारा जो फोकस होगा ना, अभी देखिए इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन भी नहीं बनाए कि आपने जिस तरह से हमने कहा कि इतने मैचेस डोमेस्टिक के खेलने, फर्स्ट क्लास के खेलने, फिर आपको एनओसी मिल सकता है। या ये भी नहीं बताया गया कि पहले तो होता था कि आप 2 लीग्स गालिबन में से 2 या 3 लीग्स खेल सकते थे, अब वो भी कुछ क्लियर नहीं है। तो ये तो सरासर नाइंसाफी है सर, ये मजीद डिजास्टर आप इसे कह सकते हैं। इससे वर्स्ट और क्या ही हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? ये वो होता है ना, एक डील होती है और उसके नीचे बड़ा छोटा सा लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, और वो चीज आपने पढ़ के सुना दी है, वो जो नहीं सुनानी थी। और दूसरा जो लीग वाला मामला है, लीग में सिर्फ मेंशन किया गया कि आप लीग प्रमोट कर रहे हैं, कि आप एनओसी देंगे, आप प्लेयर को ये इजाजत देंगे, आप जो मर्जी जाके खेल लें। ये अहमद सईद साहब ने ये अच्छा पॉइंट रेज किया, इसमें ये काम मेंशन है कि जो प्लेयर है या जो रेड बॉल क्रिकेट को अहमियत देने की बात कर रहे हैं, आपने कहा ये वहाँ ये कंपलसरी किया है कि प्लेयर जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा। और आपको याद होगा रणजी ट्रॉफी जब विराट कोहली खेलने गए थे, जब एक प्लेयर ने उनको आउट किया तो वो कितना, उसकी वो खुशी का समा नहीं था, वो कितना एग्रेसिव हो गया था, और वो फिर उसमें तनकीद भी हुई कि आपने रिस्पेक्ट नहीं दी, विराट कोहली को आउट किया। भाई एक मोटिवेशन होती है, जब आप बड़े प्लेयर को एक बॉलर आउट करता है तो वो मोटिवेट होता है, उसकी एक टोन सेट होती है, वो आगे के लिए एक बड़ा नाम बनता है। और दूसरा, जब आपका रोल मॉडल आपके साथ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा, आपके साथ डग आउट शेयर करेगा, तो एक मोटिवेशन भी बनती है। फिर एक्सपीरियंस प्लेयर के एक्सपीरियंस होने का क्या फायदा है, वो एक्सपीरियंस कैसे शेयर करेगा, कहाँ शेयर करेगा? जब एक प्लेयर है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में उसको चांस ही नहीं देते, तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट तक उसको मौका ही नहीं मिलता, तो वो कैसे वो एक्सपोजर लेगा? ये जो बड़े प्लेयर हैं ये अपना एक्सपीरियंस कहाँ शेयर करेंगे? तो ये बेहतर है कि आप अपने जो कोई भी, अगर आपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को बेहतर करना है तो आप ये कंपलसरी बनाएं कि आपका जो बड़े नाम है या जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो मिनिमम 5 जो आपके मैचेस हैं या आपके 5 दिन वो आपको महीने में अवेलेबल हो, वो वहां पे प्लेयर के साथ वो एक डग आउट शेयर करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें।
कुछ चीजें बेहतर हो सकती हैं, पर मामला यहाँ पे आपने वो टर्म्स एंड कंडीशन और अप टू 50% ऑफ वाली बात करके तो आपने तो सब कुछ सामने ले आए हैं। तो ये तो मतलब कोई चीज नहीं है जो चीज बेहतरी की तरफ लेके जा रही है, कोई रिलीफ वाली बात है, कोई रिलीफ नहीं है। ये वही एक ड्रामा है जो सबके सामने आ गया है। बिल्कुल ड्रामा है और वो एक्सपोज एक दिन होना था, पहले भी होता रहा। बहुत शुक्रिया अली तुरल साहब, कीमती वक्त आप दे रहे थे। ब्रेक लेते, ब्रेक से वापस आते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 पे बात करते हैं जी। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। अब बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के हवाले से। रोनाल्डो का जो आगाज़ है फीफा वर्ल्ड कप 2026, और आपको पता है कि रोनाल्डो और मेसी दोनों के लिए ये लास्ट वर्ल्ड कप है। मेसी ने तो अपना ख्वाब पूरा कर लिया 2022 में कतर में जो वर्ल्ड कप हुआ, ट्रॉफी लिफ्ट करके अब वो सुकून से रिटायरमेंट लाइफ गुजार सकते हैं। लेकिन रोनाल्डो जो है ना, उनके लिए ये लास्ट चांस है। वो चाहते हैं कि मैं यहाँ 2026 में अब यूएसए में ट्रॉफी लिफ्ट करके तो मैं अपनी रिटायरमेंट लाइफ आसान कर लूं, लेकिन ऐसा अपेरेंट ये भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अहमद सईद साहब कह रहे थे कि ये इस वक्त पुर्तगाल की दी बेस्ट टीम है। ठीक है, जितनी भी इससे पहले टीम्स बनी, हाँ पहले कुछ और होता होगा, लेकिन मोस्ट रिसेंट टाइम में ये दी बेस्ट है। इससे सुनहरी मौका रोनाल्डो के पास नहीं होने वाला था। अहमद सईद साहब, ऐसी बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेट, लेकिन ओपोनेंट टीम जो थी ना वो बड़ी हल्की थी, उसके साथ एक एक से समझ नहीं आया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम अर्जेंटीना और पोर्चुगल की टीम को कंपैरिजन करने बैठ जाते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि हम जाती करते हैं। अच्छा। हम पहले शायद ये बात कर चुके हैं कि अर्जेंटीना जो है वो फुटबॉलिंग नेशन के तौर पर उसकी जो लेगेसी है, उसकी जो हिस्ट्री है, वो पोर्चुगल से बहुत बेहतर है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पोर्चुगल के लिए जो किया है वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो मेरा ख्याल है कि उनकी लेगेसी भी बहुत शानदार है। और पोर्चुगल की अगर हम हिस्ट्री देखें वर्ल्ड कप्स की, तो वर्ल्ड कप्स में उनका क्वालिफाई करने का रिकॉर्ड ये था कि वो सिर्फ 3 बार वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करके आए थे, जो पहले 18 एडिशन खेले गए थे उनमें। अब पोर्चुगल की टीम लगातार 6ठा वर्ल्ड कप खेल रही है और इन तमाम वर्ल्ड कप्स में क्रिस्टियानो रोनाल्डो उस टीम का हिस्सा रहे हैं। तो एक पूरी नेशन को उन्हें लिफ्ट किया है, एक पूरी नेशन का जो स्टैंडर्ड है पूरी फुटबॉल के अंदर, उसको उन्हें हाई किया है। जहाँ तक उनकी ऑन पेपर बात करें हम पोर्चुगल की टीम की, तो मैं ये समझता हूँ कि ये 2026 का वर्ल्ड कप इसलिए उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि उनके पास शायद इससे बेहतर मिडफील्ड कभी नहीं थी। पोर्चुगल के पास इससे बेहतर टीम वर्ल्ड कप में शायद कभी नहीं थी, क्योंकि इससे पहले जो भी टीमें आती थी उनमें 2 या 3 वर्ल्ड क्लास प्लेयर होते थे। लेकिन इस टीम की अगर हम बात करें तो इसमें विटीनिया है, इसमें जॉ नेवेस हैं, इसमें ब्रूनो फर्नांडिस हैं, इसमें जॉ कंसाइलो हैं, इसमें नूनो मेंडेस हैं। ये सारे वो प्लेयर हैं जो बड़े बड़े क्लब की तरफ से खेलते हैं और ये ट्रॉफीज भी जीत चुके हैं। जो भी PSG की टीम चैंपियंस लीग जीती है उसके भी 3 बड़े नाम मैंने आपके सामने अभी लिए हैं, वो भी इस टीम का हिस्सा हैं। तो इसीलिए इस टीम से एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा थी और कल जो मैच ड्रॉ हुआ है उसके बाद इस टीम के फैन की जानिब से जो है मायूसी का इजहार भी बहुत ज़्यादा किया गया है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की टीम जो एक मुख्तलिफ नाम के साथ पहले वर्ल्ड कप यकीन खेल चुकी थी, लेकिन कल जो उन्होंने गोल किया है वो उनका वर्ल्ड कप में पहला गोल था। तो इस टीम के अगेंस्ट मैच ड्रॉ करना ये बहुत डिसअपॉइंटिंग था। तो उसकी जो अगर हम उसका टैक्टिकल एनालिसिस करें तो ब्रूनो फर्नांडिस सबसे पहले मैं समझता हूं कि जिस फॉर्म में वो हैं और जिस तरह का उन्होंने सीजन खेला है, प्रीमियर लीग में उनको प्लेयर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला, सबसे ज़्यादा असिस्ट भी होने की, तो उनकी जानिब से मजीद क्रिएटिविटी का मुजाहरा करना चाहिए था। उनके गेम का वो मयार, वो लेवल नहीं था जो हमें क्लब में देखने मिलता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो गोल करने के बाद का जो पहला हाफ उन्होंने खेला पोर्चुगल की टीम, शायद वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गए, बहुत ज़्यादा उन्होंने ये समझ लिया कि हम इस मैच को कंट्रोल कर लेंगे। तो वो जो क्रॉसेज आते हैं डी के अंदर, बॉक्स के अंदर, वो भी बहुत कम थे। और ऐसी बॉल्स, ऐसे पासेस जो ख़तरनाक होते हैं, डिफेंस को ब्रेक करने के जो थ्रू बॉल दी जाती हैं, इस किस्म के पास हमें देखने में नहीं मिले, बल्कि उन्होंने जो है वो पोजेशन अपने पास रखने। लेकिन मैं समझता हूँ कि पोजेशन विदाउट पेनिट्रेशन ये वेस्ट ऑफ टाइम होता है। और पहले हाफ में जब उनको गोल कंसीड हो गया कॉन्गो की तरफ से, तो फिर उसके बाद जो है वो उन्हें लगा कि हाँ अब हम एक ऐसे जोन में आए हैं कि जहाँ पर हमें परफॉर्म करना चाहिए। तो सेकंड हाफ में कुछ चेंजेस भी की गई, लेकिन जाहिर है कि उस वक्त तक अगली टीम जो है वो अपना डिफेंस जो था वो 5 प्लेयर्स की बैकलाइन साथ खेल रहे थे, वो इतने कॉम्पैक्ट हो गए थे, इतने वो तैयार हो गए थे कि उन्होंने उनको गोल स्कोर नहीं करने दिया। तो ये डिसअपॉइंटिंग एंड है पोर्चुगल के लिए, इससे बेहतर करना चाहिए था। अब उन्हें कोलंबिया से मैच खेलना है जो कि एक टफ हरीफ होगा। यकीन कोलंबिया की टीम जो है बहुत बेहतर है इस ग्रुप में अगर हम बाकी टीमों को देखें। और एक मैच उन्हें उज़्बेकिस्तान की टीम के साथ खेलना है जो कि पहली बार वर्ल्ड कप में आ रही है। तो पोर्चुगल को इन दोनों मैचेस में कामयाबी हासिल करने के बाद राउंड ऑफ 16 में उनका फेवरेबल जो एडवांटेज है वो उनको मिलेगा। अगर इसमें से वो एक मैच जीतते हैं और एक ड्रॉ करते हैं तो भी शायद वो क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन फिर राउंड ऑफ 16 में उनको जो है मुश्किल ओपोनेंट मिलने की जो है वो उम्मीद है। तो के मैच को बहुत ज़्यादा डिस्कस यकीन किया जा रहा है क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इतना बड़ा नाम है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अराउंड जो है बहुत बड़ी डिस्कशन। रोनाल्डो की अगर हम पर्सनल परफॉर्मेंस की कल बात करें तो हमें वो वाली पेस उनकी नज़र नहीं आई, हमें वो वाली परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई जो एक्सपेक्ट की जाए। ज़ाहिर है वो 41 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं, 90 मिनट का पूरा मैच खेलना और एक मसरूफ सीजन जो है वो गुजार कर आए हैं क्लब फुटबॉल के अंदर भी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं रॉबर्टो मार्टिनेज जो उनके मैनेजर हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि रोनाल्डो का वर्कलोड जो है वो किस तरह से मैनेज किया जाए
और किसी ऐसे प्लेयर को नंबर 9 के रोल में खिलाया जाए कि जो उस टीम की पेस को भी मैच कर पाए, तो शायद अब ये एक राइट कॉल लेने का टाइम आ गया। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है जो रोबर्टो मार्टिनेज को लेना है, क्योंकि 2022 के वर्ल्ड कप में आपको याद है कि रोनाल्डो को जब टीम से ड्रॉप किया गया था तो पूरे पोर्चुगल के अंदर शोर मच गया था कि ही इज आवर ग्रेटेस्ट एवर प्लेयर, जिसको आपने बेंच करवा दिया है। तो फिर अगले मैच में मोरक्को के खिलाफ दूसरे हाफ में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जो है वो लाना पड़ा था मैच में, गो के पोर्चुगल की टीम वो मैच भी नहीं जीत पाई थी। लेकिन इस वर्ल्ड कप के अंदर अगर पोर्चुगल को क्वालिफाई करना है दूसरे राउंड में, तो मैं ये समझता हूं कि रोनाल्डो के अराउंड अगर आप टीम बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ऐसे प्लेयर को नंबर 9 खिलाएं जो उस टीम की पेस को मैच कर सके। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब दूसरा बड़ा मैच था जी, इंग्लैंड और 4-2 से बड़ी विक्ट्री। डेफिनेटली इंग्लैंड ने बड़ी मेहनत की हुई है और इंग्लैंड की टीम वन ऑफ दी बेस्ट है, ठीक है। रैंकिंग में ऐसे क्रोशिया कहाँ स्टैंड कर रहा है? देखें, इंग्लैंड की टीम जो है वो रैंकिंग में 4थे नंबर पर है और क्रोशिया जो है वो 11वें नंबर पर है। तो इस ग्रुप की अगर हम बात करें, जो ग्रुप एल का ये मैच था, तो ग्रुप एल के जितने भी मैचेस होने हैं उनमें सबसे अहम मैच यही था जो कल खेला गया है। अगर इस वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें लीडिंग टूवर्ड्स दिस गेम, तो इंग्लैंड की टीम एक ऐसी टीम है कि जिसको बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स का भी सामना करना पड़ा है अब तक, जो पिछले उन्हें एक हफ्ता गुजारा है अमेरिका के अंदर। उसमें कुछ अजीबो गरीब किस्म के वाक़यात हैं जो इनके साथ हुए हैं और उसके बाद ये मैच खेलने हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये 4-2 की विक्ट्री जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किसी जगह पर जाएँ वहाँ पर आपको अडेप्टेबिलिटीज़ के इश्यूज़ होते हैं, वहाँ पर आपको वेदर के इश्यूज़ होते हैं, गर्मी की बात भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इंग्लैंड की टीम जहाँ पर जिस जगह पर रुकी हुई थी, ये मैच डैलस में खेला गया, इंग्लैंड का जो पूरा बेस कैंप है वो सारा वहीं पर है। तो इंग्लैंड की टीम जहां पर रुकी हुई थी वहां पर से इंग्लैंड की टीम का जो ट्रेनिंग इक्विपमेंट है वो चुरा लिया गया है। अच्छा। और उसमें बहुत सारे मतलब प्लेयर्स के शॉर्ट्स है, प्लेयर्स की जो फुटबॉल किट्स थी वो भी चोरी हो गई और 2-3 दिन तक मीडिया के अंदर इसका भी चर्चा रहा है। इंग्लैंड की टीम जिस जगह पर रुकी हुई है वहां पर एक अर्थक्वेक आया जो 1880 के बाद पहली बार 6.1 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक था, जो मेरा ख्याल है कि 146 ईयर्स के बाद पहली बार उस एरिया के अंदर एक अर्थक्वेक आया है। और कुछ प्लेयर्स इंग्लैंड के ऐसे हैं जिनको हीट वेव का सामना करना पड़ा है, हीट स्ट्रोक उनको हो गया। कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो वेदर की शिद्दत है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए और साथ ही साथ उन्हें ये भी सामना करना पड़ा है कि जो उनके पर्सनल शेफ थे इंग्लैंड के, उनको ट्रेन में इसलिए सवार नहीं होने दिया कि उन्हें कहा गया कि इनके पास जो छुरी और कांटे का सामान जो ये लेकर जा रहे हैं अपनी कटलरी, ये अमेरिका में शायद जो है वो अमन के लिए कोई उनका मसला बन सकता है। अच्छा। तो उन्होंने उनको भी सवार नहीं होने दिया। तो इस किस्म के मसाइल से गुजरने के बावजूद के बाद जब इंग्लैंड की टीम आई तो उनको 6 मिनट में एक पेनल्टी मिली, जो कप्तान हैरी केन उसको लेने के लिए जब आया तो वो पेनल्टी भी गोलकीपर ने सेव कर ली। लेकिन फॉर्चुनेट रहे कि वहां पर उसको रीचेक किया गया, वीआर ने ये देखा कि क्रोएशिया का एक प्लेयर जो है वो पहले ही डी में एंटर हो चुका था, बॉल उनके पांव के साथ टच होने से पहले, तो वो पेनल्टी रीटेक हुई। हैरी केन ने उस पर गोल स्कोर किया, उसके बाद हैरी केन ने एक बहुत शानदार हेडर मारा, उसके ऊपर भी उन्होंने गोल स्कोर किया और हैरी केन जो है वो इंग्लैंड के दूसरे प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 3 मुख्तलिफ वर्ल्ड कप एडिशन में गोल स्कोर किया है डेविड बैकहम के बाद। तो ये जो एक मैच था, मैं ये समझता हूँ कि इंग्लैंड की टीम ने ये 4-2 से जो मैच जीता है, इससे उनकी पेस सेट हो जाएगी और इस ग्रुप के अंदर अब इंग्लैंड जो है वो फेवरेट हो गया है टॉप पर फिनिश करने के लिए। और आप टॉप पर फिनिश करेंगे तो आपको शायद राउंड ऑफ 32 के अंदर फेवरेबल अपोनेंट भी मिलेगा। अच्छा, लास्टली आज कोई बड़ा मैच? देखें, आज की अगर हम मैचेस की बात करें तो 4 मैचेस खेले जाने हैं। उसमें जो पहला मैच है वो ग्रुप ए का मैच है साउथ अफ्रीका और चेक रिपब्लिक का। उसके बाद ग्रुप बी का मैच है 12 बजे, स्विट्जरलैंड की टीम बॉस्निया के मध्य मुकाबिल होगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट मैच है वो 3 बजे है, जिसमें साउथ कोरिया की टीम जो है वो सामना करेगी मेजबान कनाडा का। और उसके बाद 6 बजे जो है वो मैच खेला जाएगा मैक्सिको और साउथ कोरिया की टीमों के दरमियान। ये जो मैचेस हैं ये ग्रुप ए और बी के मैचेस हैं। ग्रुप जो पहला मैच डे था वो सारा कंप्लीट हो गया और अब दूसरे मैच डे का जो है वो आज चल रहा है। अच्छा, बड़ा मैच मतलब कोई नहीं। जो मेरे जैसे सीजनल फैन है ना, बड़ा मैच सिर्फ उसे समझते हैं जिसमें रोनाल्डो, मेसी, एम्बापे, सलाह या फिर एक आधा कोई और नाम है, मैं सही साहब कोई ऐसा नेमार जैसे, ठीक है ना। ये 4-5 नाम सीजनल फैंस ने याद किए थे तो हम इसी को बड़ा मैच समझते हैं। बहरहाल अहमद कहते हैं जनूबी कोरिया का मैच में बड़ा है। लेट्स सी जी इस पर क्या बनता है, कल के शो में इसको डिस्कस करेंगे। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।